हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब इतना सा होता है सिंपली कि हम जब बात करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाना है। किसी भी सब्सटेंस को हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाना है तो उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, क्या टर्म यूज करते हैं? उसके लिए टर्म यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। वाकई जो हमारे लेक्चर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन अब थोड़ा टाइमिंग इसमें रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है इतना डिटेल में जानेंगे नहीं, आपको बहुत ही उसी लेवल पर बताएंगे जो आपके काम का है। एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको नहीं बताई जाएगी। तो वैसे भी क्योंकि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आपके जो लेक्चर्स है काफ़ी बड़े हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए हमने ये फैसला किया है कि ये जो लेक्चर्स होंगे अब ड्यूरेशन का कम रखा जाएगा, बहुत कम रखा जाएगा, जिसमें आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ छोड़ रहे हैं, प्रोवाइड सब कुछ करवाया जाएगा। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, मैं ट्रांसपोर्टेशन की जब भी बात करता हूँ तो उसके अंदर है मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की मेनली बात करूंगा। मैं बात करूंगा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूंगा। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मैं 3 पॉइंट्स रखता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास में होता है ब्लड। दूसरा पॉइंट होता है ब्लड वेसल्स। थर्ड पॉइंट मेरे पास में होता है हार्ट। तो 3 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, मेनली ब्लड वेसल्स एंड हार्ट के बारे में बात करने वाला है। सबसे पहला जो टॉपिक मेरा रहने वाला है वो रहने वाला है ब्लड। तो ब्लड के बारे में सिंपली हम बात कर लेते हैं कि ब्लड क्या होते हैं। तो ब्लड के बारे में सबसे पहले आपको जो बात याद रखनी है वो होता है कि ब्लड क्या होता है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। सर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? मतलब डिटेल में जानना ही चाहते हो आप? फ्लूइड का मतलब जानते हो, एक लिक्विड की बात कर रहे हैं। ओके, और कनेक्टिव मतलब जो कनेक्ट करता है, जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला होता है। इस वजह से हम कह रहे हैं ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एनी डाउट? यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ब्लड की हम बात कर रहे हैं। ब्लड की हम जब बात करते हैं हम कहते हैं कि सर ब्लड क्या करता है? ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज कौन करता है? ब्लड करता है। लेकिन अगर मैं ब्लड का कंपोजिशन की बात करूं, ब्लड की अगर बात करता हूं तो ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की जो परसेंटेज होती है वो होती है 55%। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होती है WBC प्लस प्लेटलेट्स। क्या प्रेजेंट होती है? WBC प्लस प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है, वो होती है 1%। और दूसरी बात मैं करता हूं RBC मतलब होता है रेड ब्लड सेल। आप सभी ये सब चीजें जानते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा है प्लाज्मा होता है 55%। सर प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। इसका परसेंटेज कितना होता है? 55% होता है, 55% होता है। और इसके अलावा WBC और प्लेटलेट्स को मिला करके इसका जो परसेंटेज हम निकालते हैं वो 1% होता है। सर WBC प्लेटलेट्स क्या होती है? मेनली WBC प्लेटलेट्स सेल्स होती है। क्या होती है? सेल्स होती है। ठीक है सर, यहाँ पर हम ब्लड तो होता है फ्लूइड, तो फ्लूइड का काम कौन कर रहा है? प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा के अंदर जब WBC, RBC और प्लेटलेट्स जैसी सेल्स प्रेजेंट हो जाती है तो उसको कहते हैं ब्लड। उसको क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं। तो WBC क्या होती है? सेल होती है। प्लेटलेट्स क्या होती है? सेल्स होती है। और RBC क्या होती है? सेल्स होती है। WBC का वर्क सुनिए,
डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है? डब्ल्यूबीसी मेनली फेगोसाइटोसिस का काम करती है। फेगोसाइटोसिस मतलब ये हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार के फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन जो हम ये समझ लें कि कोई भी ऐसा बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उसको किल करने का मेनली काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी काम करती है। डब्ल्यूबीसी काम करती है मतलब इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का काम कर रही है कौन? डब्ल्यूबीसी। दूसरी बात करता हूं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स ये उस समय काम करती है जब हमें किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है। जैसे चोट लग जाती है तो ब्लड का फ्लो ना स्टार्ट हो जाता है। अगर ब्लड का फ्लो हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड बाहर निकलेगा। उस समय ये जहां पर इंजरी हुई है उस जगह पर ये प्लेटलेट्स इकट्ठी होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे उसके पास में क्या बन जाता है? ब्लड का थक्का बन जाता है। थक्का बन जाता है मतलब क्या हुआ? क्लोट बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लोट बन जाता है, जिसकी वजह से जो रक्त होता है वो रुक जाता है। आगे बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी 44% होती है। आरबीसी कितनी होती है? आरबीसी होती है 44% होती है। एनी डाउट? यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ब्लड एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। दूसरी बात करता हूं मैं, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि सर और भी डिटेल में चाहिए तो आप मेरे को फिर से एक बार बता दीजिएगा, फिर मैनेज करने की कोशिश करेंगे। अब बात करता हूं मैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स की बात करता हूं। सर ब्लड वेसल्स क्या होती है? क्या आपको मैंने कहा था कि ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेज का? हाँ सर। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा सब्सटेंसेज का? यस सर। तो अगर ट्रांसपोर्ट करेगा तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके पास कोई मीडियम होना चाहिए। मीडियम तो है कि ब्लड हो गया सर, लेकिन सर उसको लेकर जाने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। लेके कौन जाएगा उसको? तो लेकर कौन जाएगा? ब्लड वेसल्स लेकर के जाएगी। सर ब्लड वेसल्स होती क्या है? मेनली ये ट्यूब्स होती है। मेनली क्या होती है? ट्यूब्स होती है। ट्यूब्स होती है मतलब ये हुआ कि जो ब्लड वेसल्स है उनके भी टाइप है क्या? यस, बिल्कुल सही समझे आप। इनके भी क्या है? टाइप्स होते हैं। एक होती है आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो देख लेना जरा। आर्टरी, वेन और कैपिलरी क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। आर्टरी, वेन और कैपिलरी क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। सर आर्टरी क्या होती है? आर्टरी क्या होती है? आर्टरी के बारे में एक फंक्शन होता है जो आप सुनेंगे कि ये क्या काम करती है। ये ब्लड को कहां से लेकर के आती है? कौन से ब्लड को लेकर आती है? प्योर या इनप्योर? प्योर ब्लड को लेकर के आती है। कौन से ब्लड को? प्योर ब्लड को लेकर के आती है। मतलब ये हुआ कि ये कहां से स्टार्ट होती है? ये हार्ट से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? हार्ट से स्टार्ट होती है और कहां पर जाती है? ऑर्गन तक जाती है। कहां तक जाती है? ऑर्गन तक जाती है। कहां तक जाती है? हार्ट से स्टार्ट होती है और कहां पर जाती है? ऑर्गन तक जाती है। हार्ट से स्टार्ट होती है और कहां पर जाती है? ऑर्गन पर जाती है। कौन? आर्टरी। कौन जाती है? आर्टरी। एनी डाउट? यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं करता हूं वेन की। तो वेन क्या करती है? ऑर्गन से ब्लड को लेकर के आती है किसके पास में? ऑर्गन से ब्लड को लेकर के आती है किसके पास में? किसके पास में लेकर के आती है? हार्ट के पास में लेकर के आती है। तो ये क्या करती है? ऑर्गन टू हार्ट। ऑर्गन टू हार्ट कौन काम करता है? ऑर्गन टू हार्ट काम करती है वेन। और कैपिलरी की बात करता हूं तो ये होता है नेटवर्क और ट्यूब्स। सर नेटवर्क और ट्यूब्स किसमें पाए जाते हैं? ये आर्टरी और जो वेन होते हैं इनके ही छोटी छोटी ब्रांचेज निकली होती है, जिसको क्या कह रहे हैं? कैपिलरीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कैपिलरीज कह रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आप सभी को क्लियर होनी चाहिए कि आर्टरी क्या करती है? हार्ट टू ऑर्गन, मतलब हृदय से रक्त को कहां पर लेकर जाती है? अंगों तक लेकर के जाती है। वेन अंगों से हृदय को अंगों से रक्त को कहां पर लेके आती है? हार्ट पर लेकर के आती है। और कैपिलरी कहां क्या काम करती है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होती है। तो इसके बारे में पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पॉइंट क्लियर हो जानी चाहिए आप सभी को, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हार्ट किस प्रकार से मैकेनिज्म शो करता है, हार्ट होता क्या है। आप सभी को पता है कि हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है? कैसा ऑर्गन होता है? मस्क्यूलर ऑर्गन होता है।
अगर मस्कुलर ऑर्गन होता है मतलब मसल से बना हुआ है, मतलब किससे बना हुआ है, मसल से बना होता है। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो में हमारे लंग्स होते हैं, जो लंग्स होते हैं वहां पर है। राइट वाला जो लंग होता है, ये वाला लंग होता है, इसके पास में इस प्रकार से खांच होती है, ये संरचना पाई जाती है गड्ढे जैसी संरचना। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है इस प्रकार से। ओके, एनी डाउट, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको हार्ट के बारे में। अब हार्ट के बारे में अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हार्ट के बारे में कुछ चीज जो आपको जाननी चाहिए वो क्या है, इसके मैकेनिज्म। सर ये जो हार्ट होता है किस प्रकार से वर्क करता है, ये चीज हम समझने वाले हैं, ये चीज हम समझने वाले हैं। तो हार्ट की जो वर्किंग है किस प्रकार से की जाती है, हार्ट के द्वारा वर्क किस प्रकार से किया जाता है, इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझ लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मैं डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ग्राफिक डायग्राम बनाया मैंने छोटा सा। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से वर्क करता है। अब होता क्या है, मेनली इसके जो नाम लिख देता हूँ बार बार। ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो हिस्सा होता है, ये जो पूरा हृदय का या मैं बोलूं हार्ट का जो पार्ट होता है, इसको होता है राइट वाला हिस्सा। ये कौन सा होता है, ये लेफ्ट वाला हिस्सा होता है। अब लेफ्ट वाला होता है, राइट वाला होता है, ठीक है। इसको मैंने क्या कहा है, लेफ्ट एट्रियम, इसकी स्पेलिंग थोड़ी, एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और ये क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या होता है, राइट एट्रियम, ये क्या होता है, राइट वेंट्रिकल, क्या होता है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर
ये सभी जानते हैं कि लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है। इसके अंदर कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में ये जो नलिका आप देख रहे हो ये होती है आयोटा। क्या होती है? आयोटा। आयोटा आयोटा क्या होती है? मैं कहूं कि ये एक लार्जेस्ट क्या होती है? आर्टरी होती है। लार्जेस्ट क्या होती है? आर्टरी होती है। लार्जेस्ट आर्टरी होती है ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट आर्टरी होती है। कौन सी होती है? लार्जेस्ट आर्टरी होती है। और यहां पर होती है एक, केवल दिख रही होगी आपको, इसको कहते हैं, सॉरी, यहां पर प्रेजेंट होती है, ये वाली दिख रही होगी, इसका मतलब क्या भी समझ में आ जाएगा। वेना केवा। कौन सी होती है? वेना केवा। और यहाँ पर ये नलिका जो दिख रही है इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। और ये होती है, यहाँ पर कुछ और भी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या होती है? पल्मोनरी वेन होती है। ठीक है, यही है हमारे पास में। क्या होता है? सेप्टम। क्या होती है? सेप्टम होती है। देखिए, अगर आपने ये सब चीजें अगर समझ ली है, इसके बारे में समझ आ गया है, तो अब देखिए समझने का तो वैसे अब आने वाला है। इस डायग्राम को देखना अच्छे तरीके से। इसके अंदर जो भी चीजें आपको विजिबल होनी चाहिए बस, ये कौन कौन सी, यहाँ पर ये वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, ये सब चीजें आपको विजिबल होनी चाहिए सबसे पहले तो। अब देखो इसको समझना है, हमारे को समझना क्या है? समझना क्या है? यहाँ पर मैं बना देता हूँ लंग्स, यहाँ पर हम बना देते हैं ऑर्गन्स। आप हमें बताइए, जब लंग्स के पास में ब्लड आता है तो उस ब्लड को वो कहां पर भेजता है? ऑब्वियस बात है सर, आगे भेजता है। लंग्स के पास में जो ब्लड आएगा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती, ऑक्सीजन अंदर एंटर करती, ये सभी जानते हैं। मतलब लंग्स के पास में से आगे, जैसे आगे की बात करता हूं मैं, यहां पर जैसे आगे ब्लड जाएगा, यहां पर ब्लड जो जाएगा ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सर ऑक्सीजनेटेड कैसे होगा? क्योंकि लंग्स के अंदर एल्वेलाई होती है, एल्वेलाई से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है। ये रेस्पिरेशन वाली टॉपिक मैंने बताया आपको। तो अगर एंटर करेगी तो यहाँ पर कौन सा होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आगे पास होता है? ये जाता है कहां पर? पल्मोनरी वेन के पास। कहां पर जाता है? पल्मोनरी वेन के पास। ये ब्लड आया पल्मोनरी वेन के पास। कहां पर आया? पल्मोनरी वेन के पास में आया। पल्मोनरी वेन से आकर के ये नलिका यहाँ पर जुड़ गई, ट्यूब्यूल जो है यहाँ पर आकर के जुड़ जाती है, और पल्मोनरी वेन के अंदर ये ब्लड जो है वो एंटर कर जाता है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे इसके अंदर एंटर कर गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसे लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर कर दिया। किसके माध्यम से? पल्मोनरी वेन के माध्यम से इसके अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन ये रिलैक्स पोजीशन में था, रिलैक्स पोजीशन में बैठा था, इसके चारों तरफ क्या आ गया? ब्लड आ गया। अब रिलैक्स पोजीशन में था, चारों तरफ ब्लड आ गया, तो होता क्या है? आगे की प्रोसेस समझिएगा। आगे की प्रोसेस समझिएगा कि जैसे इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आएगा, मतलब रिलैक्स पोजीशन में है, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर ये रिलैक्स पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मतलब ये हुआ यहाँ पर प्रेशर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या लगेगा? यहाँ पर प्रेशर लगेगा। अब यहाँ पर जैसे प्रेशर लगेगा, प्रेशर किसके अंदर लगेगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर जनरेट हुआ, तो ये जो ब्लड है जो इसके चारों तरफ प्रेजेंट था, ये ब्लड कहां पास हो जाएगा? नीचे पास हो जाएगा। प्रेशर लगेगा तो वॉल नीचे प्रेजेंट, इस वॉल को इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं, वॉल को नीचे कर देते हैं और ये ब्लड आगे की तरफ मूव कर जाता है। आगे की तरफ क्या कर जाता है? इस प्रकार से मूव कर जाता है आगे की तरफ। ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो अब बताइए, जो ब्लड जो है हमारा वो कहां पर पहुंच जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की मात्रा या ब्लड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, जैसे इसके अंदर ब्लड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो आपको एक नलिका ट्यूब्यूल दिख रही होगी, जिसको मैंने अयोटा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? अयोटा। ये जो अयोटा होती है,
ये जो अयोटा होती है, इस अयोटा के अंदर ये जो ब्लड है, कौन सा ब्लड होता है बताओ? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लेफ्ट वेंट्रिकल से इस अयोटा के अंदर पास कर दिया जाता है, और इस अयोटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इस ब्लड को, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे सभी अंगों तक पहुंचाए, तो सभी अंगों तक पहुंचाने के लिए ये जो होती है अयोटा, ये वर्क करती है। और इन जो ब्लड यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट था अयोटा के अंदर, इसी ब्लड को सभी ऑर्गन्स में पहुंचा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑर्गन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो उस ऑर्गन के पास में आ रहा है। ये सपोज कीजिए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है किसके पास में आ रहा है? ऑर्गन के पास में आ रहा है। ऑर्गन के पास में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यस या नो? अगर ऑर्गन के पास में ये ऑक्सीजन जिसके अंदर प्रेजेंट वो ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑर्गन के पास में जो भी सेल्स होती है वो इस ऑक्सीजन को एक्वायर कर लेगी। क्या कर लेगी? एक्वायर मतलब ले लेगी। और जैसे ऑक्सीजन ले लेगी और क्या निकालेगी बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगी। मतलब ऑर्गन से आगे जो भी ब्लड होगा वो कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन तो ले लिया गया था और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया गया था, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो ब्लड होगा उसको मैं कह सकता हूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकता हूं, यस या नो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकता हूं मैं। ऑर्गन के पास में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ओके। अब यहाँ पर जो ब्लड है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, अब कहां जाएगा? डायरेक्ट फेफड़ों में नहीं जाएगा, ये कहां पर जाएगा? ये सबसे पहले कहां पर जाता है? वेना केवा। वेना केवा कौन सी? लोअर वेना केवा, लोअर वेना केवा, और एक होती है अपर। मतलब जो नीचे से आ रही है, नीचे वाले ऑर्गन से ब्लड लेकर के आ रही है, जो नीचे वाले ऑर्गन से ब्लड लेकर के आ रही है वो होती है लोअर वेना केवा। वो कौन सी होती है? लोअर वेना केवा। मतलब हमारे हार्ट के नीचे जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है वहां से जो ब्लड आएगा वो कहां से आएगा? किससे आएगा? लोअर वेना केवा से होते हुए आएगा, और लोअर वेना केवा से होते हुए इसके अंदर एंटर कर जाता है। किसके अंदर एंटर करेगा? अब यहाँ पर राइट एट्रियम के अंदर एंटर कर जाता है। अगर राइट एट्रियम के अंदर ये ब्लड एंटर कर जाता है, ये ब्लड एंटर कहां किया? अब राइट एट्रियम में एंटर कर गया। लेकिन सर यहाँ पर अपर वेना केवा क्या काम आती है? अपर वेना केवा का काम होता है कि हमारे हार्ट के ऊपर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, हार्ट के ऊपर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है उन ऑर्गन्स से ब्लड लाने का काम होता है इस अपर वेना केवा का। मतलब लोअर वेना केवा नीचे वाले ऑर्गन से ब्लड लेकर के आती है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अपर वेना केवा ऊपर वाले ऑर्गन से ब्लड लेकर के आती है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है। ये बात आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। अब इस वेना केवा के द्वारा ये जो ब्लड होता है, ये ब्लड राइट एट्रियम के अंदर पास कर दिया जाता है। राइट एट्रियम के अंदर जैसे ये पास कर दिया जाता है, मैंने वही कंडीशन लेता हूं, ये रिलैक्स पोजीशन में होता है, और जैसे इसके अंदर ब्लड एंटर कर जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा। जैसे इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, ये जो ब्लड होता है कहां पर चला जाता है? राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। कहां चला जाता है? राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि मैंने फिर कहा कि यहाँ पर वॉल प्रेजेंट होते हैं। जैसे ऊपर से प्रेशर आएगा नीचे, ऊपर से प्रेशर आया नीचे, इस प्रकार से ये जो ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर पास हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। जैसे अब बात करते हैं राइट वेंट्रिकल की। राइट वेंट्रिकल के अंदर जैसे फुलफिल हो जाता है, ब्लड काफी अमाउंट में हो जाता है, तो ये जो ब्लड होता है ये इस नलिका के द्वारा, ट्यूब्यूल जिसको कह रहा हूं पल्मोनरी आर्टरी, जिसे क्या कह रहा हूं? पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर पास कर दिया जाता है, इसके अंदर पास कर दिया जाता है। ठीक है, अभी ये क्या होता है कि इसे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पास कर दिया जाता है। कौन पास कर दिया जाता है?
पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड पास कर दिया जाता है। ब्लड इसके अंदर पास कर दिया गया, आगे जा रही है कहां पर, लंग्स के पास में। कहां पर जा रही है, लंग्स के पास में जा रही है। लंग्स के पास में जा रही है मतलब कौन सा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है किसके पास में, लंग्स के पास में। और जैसे ही लंग्स के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है और ऑक्सीजन को वापस से अंदर एंटर करवा लेती है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर नाम दिया पल्मोनरी वेन, यहाँ पर नाम दिया मैंने पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर कौन सा आता है, डीऑक्सीजनेटेड। कुछ पॉइंट, 2 पॉइंट आपको समझने हैं। पहला पॉइंट ये कि सर वेन के अंदर हमेशा 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 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था, आज ऑक्सीजनेटेड कैसे आ गया। सर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड आता था वो ऑक्सीजनेटेड आता था, आज डीऑक्सीजनेटेड कैसे आ गया। तो यहां पर वेन के अंदर जो वेन होती है जिसको मैंने नाम दिया पल्मोनरी वेन, इस पल्मोनरी वेन को आपको याद इस प्रकार से रखना है कि पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और मेनली सभी वेन्स के अंदर कौन सा आ रहा था, ऑक्सीजनेटेड आ रहा था। सर पल्मोनरी नाम क्यों दिया है, इस वजह से दिया है क्योंकि यहां पर से जो ट्यूब आएगी, यहां से जो वेन आएगी, ये वेन कहां से आ रही है, डायरेक्ट लंग्स से आ रही है। लंग्स से आ रही, इस वजह से लंग्स के लिए एक शब्द यूज करते हैं हम पल्मोनरी। क्या शब्द यूज करते हैं, पल्मोनरी। इस वजह से इसको क्या नाम दिया, पल्मोनरी नाम दिया और पल्मोनरी वेन इसको नाम दे दिया गया है। अब आगे चलते हैं, लंग्स की बात कर रहे थे, लंग्स की बात कर रहे थे। अब देखिएगा जरा, यहां पर देखिए, अब आपको दिख रहा होगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि पल्मोनरी शब्द किसके लिया, लंग्स से, लंग्स के लिए बात कर रहा है। और आर्टरी मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो किसके पास में पहुंचाया जाएगा, लंग्स के पास में पहुंचाया जाता है। और आर्टरी का मतलब होता है कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास किया जाता है। तो ये मैकेनिज्म किसकी है, ये मैकेनिज्म किसकी है, ये हार्ट की मैकेनिज्म होता है। इस प्रकार से सर्कुलेट होता रहता है। अब यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर पहुंच जाएगा वापस से, यही प्रक्रिया बार बार इसके अंदर दोहराई जाती है। तो ये सभी पॉइंट्स आप सभी को क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पर जो यहाँ पर वॉल प्रेजेंट होती है वो थोड़ी थिक वॉल होती है। थिक वॉल होती है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो वेंट्रिकल होता है, इस वेंट्रिकल के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है। वेंट्रिकल जैसे प्रेशर लगाएगा इस अयोटा के अंदर ब्लड जाएगा, अयोटा के अंदर ब्लड जाएगा, या हम कह दें कि इसके अंदर, इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड जाता है जैसे ये प्रेशर लगाता है। तो इतने पॉइंट्स आप सभी को क्लियर होने चाहिए हार्ट के बारे में। हार्ट की जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो चुकी है, हार्ट की जो मैकेनिज्म होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बारे में इतना ही आपको जानना है, इतने आपको समझना है। तो उम्मीद है कि ये सभी बातें आप सभी को समझ में आई होगी। तो एक बार इनको देख लीजिए, इसको छापना है तो छाप लीजिए। तो वापिस से चलते हैं फिर। ठीक है, छाप लिए होंगे। अब इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ से, तो लेकिन कुछ बातें हैं और इसके बारे में जो आपको बता देता हूं मैं। जो हमारे हार्ट होता है, जो भी मैंने डायग्राम बनाया है, इसके अंदर कितने चेंबर होते हैं, कितने चेंबर होते हैं, आप बोलोगे सर 4 चेंबर होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या सभी के अंदर 4 चेंबर्ड हार्ट पाया जाता है, ऐसा नो, क्या सभी के अंदर 4 चेंबर्ड हार्ट पाया जाता है, नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उन एनिमल्स को भी पढ़ना है जिसके अंदर
हाइट अलग अलग टाइप का पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, कितने टाइप का होता है और कितने कितने कौन कौन सा होता है, कैसे वर्क करता है, ये सभी चीजें हम जाननी है। तो मैं बात करता हूं किसकी, वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स हार्ट। वर्टिब्रेट्स को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, हमने नहीं किया, साइंटिस्ट ने किया था। जो भी वर्टिब्रेट्स है जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। कितने कैटेगरी में? 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती है फिशेज, सेकंड होती है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, 4 है बर्ड्स यानी एवीज और 5 होती है मेरे पास में मेमेलिया, ये होता है। तो वर्टिब्रेट का जो हाइट होता है, मतलब वर्टिब्रेट्स को पहले तो 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं हम। एक होते हैं फिशेज का मतलब जानते हो आप, मछली की बात कर रहे हैं। एम्फीबियंस वो होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं उन्हें कहते हैं एम्फीबियंस। आगे है रेप्टाइल्स, जो रेंगे करके चलते हैं, रेंगे कर जो चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स। बर्ड्स, उड़ने वाले बर्ड्स, एवीज कहते हैं। और मेमेलिया, जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, मेमेलिया। आपको इनके बारे में ये छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो वर्टिब्रेट्स को हमने कितने भागों में बांटा है सर? 5 भागों में बांटा है। सर हम क्या इन वर्टिब्रेट की बात नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे, हम वर्टिब्रेट की बात करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पर मेनली हार्ट की बात नहीं की जाती है, वहां पर अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होती है, तो वो आपको भी नहीं समझना। ओके, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि फिश के अंदर कितने चेम्बर हार्ट पाया जाता है? तो मैं कहता हूं कि 2 चेम्बर। दूसरी बात करता हूं मैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, कितना होता है? 3 चेम्बर। कितने चेम्बर्ड होता है? 3 चेम्बर्ड। और मैं कहता हूं कि एवीज और मेमल्स के अंदर 4 चेम्बर्ड। कितने चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये सभी चीजें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। फिश के अंदर 2 चेम्बर्ड होता है और एम्फीबियन रेप्टाइल के अंदर 3 चेम्बर होता है, बर्ड और मेमलिया के अंदर 4 चेम्बर होता है। सर इतना ही है क्या? और भी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है इसके अंदर। जो ये वाले जो एनिमल्स होते हैं मेरे पास में, जिसके अंदर 2 चेम्बर्ड और 3 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, उसको मैं कहता हूं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और इन वाले को कहता हूं मैं वार्म ब्लडेड एनिमल। क्या कहता हूं? वार्म ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर जो रक्त होगा ठंडे खून वाले, ये कौन से हैं? गर्म खून वाले। तो सर गर्म खून वाले, ठंडे खून वाले, इनसे मतलब क्या है? देखिए होता है क्या है, मेनली जो फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स होते हैं, इनके अंदर एक शब्द आता है टेम्परेचर, एक शब्द आता है टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। सर टेम्परेचर क्या है? इन जीवों के अंदर, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया जाता है। फिर से सुनिएगा, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया जाता है, तो किसके अंदर किया जाता है? इसके अंदर किया जाता है। मतलब ये हुआ कि इनके जो बॉडी का टेम्परेचर है ये फिक्स नहीं होता है। ये बॉडी का टेम्परेचर क्या नहीं होता है? फिक्स नहीं होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, तो मुझे एक बात बताइएगा, अगर फिक्स नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, फिक्स नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है? हो क्या सकता है? होगा ये कि अगर फिक्स तो वैसे भी नहीं है, टेम्परेचर वो होगा इसका, टेम्परेचर वो होगा जो पर्यावरण का होगा, टेम्परेचर जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर इसका होता है। जैसे कि आज टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, तो इन एनिमल्स का टेम्परेचर कितना होगा? 38। आप आज है 48 डिग्री सेल्सियस, तो इनका क्या होगा? 48। यहाँ पर 47 है तो 47 इनका होता है। लेकिन जब वार्म ब्लडेड की बात करते हैं तो मेनली जैसे कि हम ह्यूमन की बात करते हैं तो उसके अंदर टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या
उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करना जरूरी है। सर मेंटेन कैसे? कि हमें हमारे जो पसीने आते हैं, इसका मतलब हुआ कि जब पसीने आते हैं उसका ये संकेत है कि हमारी बॉडी से एनर्जी बाहर निकल रही है। पसीने आ रहे हैं इसका मतलब है कि एनर्जी बाहर निकल रही है। ठंड के मौसम में हमारे मुंह में से, नाक में से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भैया हमारी बॉडी हमारे को टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है। अगर रेगुलेट कर रही है तो रेगुलेट करने के लिए जो चीज चाहिए हमारे को वो है एनर्जी। क्या है वो? एनर्जी। क्योंकि एनर्जी चाहिए। गर्मियों में पसीने आ रहे हैं तो एनर्जी रेगुलेट कर रही है। पसीने कौन बाहर निकाल रहा है? किसकी वजह से? एनर्जी की वजह से। सर्दियों के अंदर आप देखते हैं कि मुंह और नाक में से कौन सी जैसे वाष्प निकलती है, वेपर्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है कि ये क्या किया जा रहा है यहाँ पर? इस एनर्जी को देख करके टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसी प्रोसेस नहीं होती, इनके पास हमेशा नहीं होता, अपने पास में होता है। मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। यस, ये समझिए कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और अगर टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एनर्जी चाहिए, अगर टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एनर्जी चाहिए तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एनर्जी ज्यादा बननी चाहिए। यस, हम अगर एनर्जी ज्यादा बनेगी तो हमारे वर्क एफिशिएंटली हो पाएगा। ये वर्क एफिशिएंटली हो पाएगा मतलब ये हुआ इनके अंदर एनर्जी की जरूरत नहीं होती, हमारे अंदर जरूरत होती है। अगर हमारे अंदर जरूरत होती है तो हमारे अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। हमारे अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है क्योंकि अगर ये जो हाइट होता है, जितना अलग अलग डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी बनेगी। मतलब 4 चैम्बर के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी बनेगी, इसके अंदर कम और इसके अंदर और भी कम एनर्जी बनती है। इसका मतलब ये हुआ, तो 4 चैम्बर का मतलब हुआ कि हमारे को ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। इस वजह से 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। कितने चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। इनके अंदर 3 चैम्बर 2 चैम्बर होता है तो इनके अंदर भी काम चल जाता है। हालांकि अगर 3 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर मिक्सिंग भी हो जाती है कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो ये सहन करने की क्षमता भी इसके अंदर पाई जाती है। अगर हमारे अंदर ऐसा हो जाता है तो हम तो ऊपर परलोक का रास्ता पकड़ लेते हैं, हमारे जैसे यूनिवर्स की। ओके, अब ये बात आप सभी को क्लियर कर देनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि सर इस प्रकार से ऐसा होता है कि टेम्परेचर का और एनर्जी का कुछ संबंध होता है, जो चीजें मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दी है। तो उम्मीद है कि ये सभी बातें आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब हमारा कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि ब्लड प्रेशर रह रहा है, ब्लड प्रेशर है और भी कुछ टॉपिक्स हैं, और फिर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो और फिर उसके बाद में है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, इसके बाद में मिलते हैं अगले लेक्चर में ब्लड प्रेशर के साथ में। तो उम्मीद है कि ये सभी बातें आप सभी को क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।